डोनाल्ड ट्रंप फंडा क्लियर रख के चलते हैं अपना, जंग रुकवानी है टैरिफ लगा दो, जंग रुकवा दी लेकिन क्रेडिट नहीं मिला, टैरिफ लगा दो, तेल चाहिए टैरिफ लगा दो, चुनाव में पसंदीदा नेता नहीं जीता टैरिफ लगा दो, जमीन हड़पनी है टैरिफ लगा दो। ये सब करते करते उन्होंने 1 साल गुजार दिए, लेकिन ये पहली बार है कि ट्रंप के सामने वो देश संगठित हो रहे हैं जो अब तक उनके सामने हाथ पर हाथ धरे बैठे दिखते थे। ग्रीनलैंड के नाम पर यूरोपियन कंट्रीज एक हो रही हैं, साफ कह दिया है कि अव्वल तो किसी देश की सुरक्षा और संप्रभुता सबसे ज़रूरी है, और फिर बात पर ये टैरिफ की धमकी के आगे झुकेंगे नहीं, ये मुंह पे बोल दिया उनके। अब यूरोप के इस अप्रोच पर ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यू विल फाइंड आउट। तो ग्रीनलैंड पर ट्रंप का प्लान है क्या, और ट्रंप के प्लान पर यूरोप की क्या प्लानिंग है, और सबसे ज़रूरी बात ये कि ग्रीनलैंड का होगा क्या। आज इन्हीं सवालों को एक अलग एंगल से, एक अलग लैंडस्केप में फिर से डिकोड करेंगे। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। 21 जनवरी यानी आज डोनाल्ड ट्रंप ने जब स्विट्जरलैंड की आल्प्स पहाड़ियों में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डावोस में पड़ती है उसमें हिस्सा लिया, तब वे दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर नेताओं के बीच थे। ऐसे पुराने कूटनीतिक साझेदार मिले जो अब अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को रीसेट करने पे फोकस कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड की लैंडवासियर नदी के तट पर बसे डावोस शहर में हर साल की तरह इस बार भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ये आयोजित है। ऐसे तो ये शहर आइस हॉकी टूर्नामेंट्स और स्की रिजॉर्ट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन आज दुनिया की नज़र सिर्फ WEF के मंच पे रही, जहां से उम्मीद थी कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपनी स्ट्रैटेजी साफ करेंगे और यहीं से अमेरिका यूरोप रिश्तों पे भी तस्वीर साफ होगी। सबसे पहले सुनिए कि ट्रंप वहां पर बोल क्या रहे थे। 21 जनवरी को ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस किया। अमेरिका की आर्थिक हालात सुधारने का भरपूर क्रेडिट लेने के बाद वो ग्रीनलैंड और यूरोप के मुद्दे पर आए। ट्रंप ने कहा, यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा है, मैं आज के यूरोप को पहचान ही नहीं पाता। मैं चाहता हूं कि वो अच्छा करे, लेकिन वो गलत रास्ते पर है। फिर बारी ग्रीनलैंड की आई। ट्रंप ने कहा, मुझे ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। इसके बाद बारी ग्रीनलैंड की आई। ट्रंप ने कहा, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई और नहीं कर सकता, ना कोई देश, ना ही देशों का कोई समूह। हमने ये दूसरे विश्व युद्ध में देखा था। हमें मजबूरन अपनी सेना ग्रीनलैंड भेजनी पड़ी थी। हमने उसे मजबूत किया, उसकी रक्षा की, उसे बचाए रखा। डेनमार्क ये बात अच्छी तरह जानता है। हमने युद्ध जीता। अगर हम नहीं होते तो आज आप सब जर्मनी या फिर जापान की भाषा बोल रहे होते। लेकिन युद्ध के बाद अमेरिका ने ग्रीनलैंड वापस लौटा दिया, जो कि एक बेवकूफ़ी भरा फैसला था, ऐसा ट्रंप का कहना है। ट्रंप ने आगे कहा, हमें ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चाहिए, ना कि वहां मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। वो सब बर्फ के नीचे गहराई में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। मैं ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए तुरंत बातचीत करने को तैयार हूँ। शायद हमें कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक हम जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल ना करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ऐसा ट्रंप का कहना है। हम बस ग्रीनलैंड मांग रहे हैं जो कभी हमारे पास था और जिसे हमने वापस कर दिया था। तब हम ताकतवर थे, लेकिन आज उससे भी ज्यादा ताकतवर हैं। So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. अब आगे की बात करें उसके पहले WEF को समझ लीजिए, तब थोड़ा सा मामला समझ में आएगा। इसकी स्थापना 1971 में क्लॉस श्वाब ने की थी। वे यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा में बिजनेस के प्रोफेसर थे। इस फोरम को तब यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के नाम से जाना जाता था। मकसद यूरोपीय बिजनेस लीडर्स को मैनेजमेंट ट्रेनिंग और कोऑपरेशन के लिए डावोस लाना था। 1987 नाम बदल गया और इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहा जाने लगा था।
नाम बदला तो काम भी बदल गया। अब इसका मकसद है दुनिया की हालत को बेहतर बनाना। इसके लिए कारोबार, राजनीति, शिक्षा और समाज के क्षेत्रों के नेताओं को साथ लाकर एजेंडा तय करना। हर साल जनवरी में इस फोरम की बैठक होती है जिसमें मेंबर कंपनियों के CEOs शामिल होते हैं। इस साल की बैठक में 130 से ज़्यादा देशों के करीब 3000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 60 से ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष, G7 कंट्रीज़ के नेता और करीब 850 बड़े CEOs और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल हैं। WEF को इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि यहाँ होने वाली बातचीत और बैठकों का असर आने वाले सालों की वैश्विक नीति और बाजारों पे साफ दिखाई देता है। ऐसे आमतौर पर इस मीटिंग को दुनिया के सबसे एलीट लोगों की बैठक माना जाता है, लेकिन इस बार लकड़ी से बने कांग्रेस सेंटर में सबसे गर्म मुद्दा सिर्फ एक ही है कि ट्रंप के बढ़ते तेवरों से पैदा हुए तनाव को कैसे कम किया जाए। वाकई देख रहे हैं। बहरहाल कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इसके लिए एक सलाह भी दी है, सुनिए। I mean, he's insulting you and your country. वो आपका अपमान कर रहे हैं, आपके देश का, यूरोप के सहयोगी देशों का। ग्रीनलैंड पर वो जो कह रहे हैं, टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं, ये सब पागलपन है। आप ग्रीनलैंड को सेना के जरिए नहीं छीन सकते, इसलिए यूरोपीय यूनियन को जोरदार जवाब देना चाहिए। डटकर पलटवार करना होगा। आग का जवाब आग से दिया जाए। ट्रंप असल में कमज़ोर है, वो अपनी कमज़ोरी को ताकत की तरह पेश करते हैं। वो दूसरों की कमज़ोरियों को पहचानने में माहिर हैं, इसलिए जब सामने से कड़ा जवाब मिलता है तो पीछे हट जाते हैं। इसलिए यहाँ झुकने की नहीं, हिम्मत की ज़रूरत है। रीढ़ की हड्डी चाहिए, समर्पण नहीं। So it requires conviction, it requires backbone, not capitulation. अमेरिका के थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, उसके अध्यक्ष माइकल फोमन ने भी कुछ बातें कहा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि डावोस और ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय मंच उसी सिस्टम का हिस्सा हैं जिसे ट्रंप जड़ से बदलने की तैयारी में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में बाकी सारे मुद्दे लगभग पीछे छूट गए हैं और असली चर्चा बस एक ही सवाल पर टिक गई है कि क्या ये पश्चिमी गठबंधन के अंत की शुरुआत है। कुछ नेताओं ने साफ तौर पर मान लिया कि अब वो दौर खत्म हो रहा है जब अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने चेतावनी दी कि साम्राज्यवादी सोच एक बार फिर से लौट रही है। अमेरिका खुलकर यूरोप को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। मिरर वाले एविएशन सनग्लासेस पहने मैक्रोन ने यह कहा कि यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि यह शांति, स्थिरता और भरोसे का दौर है, और उनके ये कहते ही हॉल ठहाकों से गूंज उठा। उनके भाषण में आलोचना साफ समझ में आ रही थी। ये दुनिया को बिना नियमों वाले रास्ते पर ले जाने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को कुचला जा रहा है। यहाँ सिर्फ ताकतवर का कानून चलता दिखता है। दुनिया ज्यादा हिंसक और कठोर होती जा रही है। ऐसे हालात में फ्रांस और यूरोप को साथ खड़े होना चाहिए। उन्हें मजबूत मल्टीलेटरलिज्म का बचाव करना होगा। ये हमारे हित में है और उन सबके हित में है जो ताकत के सामने झुकना नहीं चाहते। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लेयन ने यह कहा कि हाल की अफरा तफरी ने एक बात साफ कर दी है। वो क्या? कि अब यूरोप को खुद पर ज्यादा भरोसा करना होगा, यानी नई यूरोपीय आत्मनिर्भरता की जरूरत। हालात फिर से पहले जैसे सामान्य हो जाएंगे, ऐसा सोचना भी गलतफहमी होगी। And this is why we are working on a package to support Arctic security. First principle. हम आर्कटिक की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक योजना पर काम कर रहे हैं। एक बात तो साफ है, हम ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ एकजुट हैं। उस इलाके की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं होगा। अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव एक गलती है, खासतौर पर तब जब बात पुराने और भरोसेमंद साथियों की हो। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने पिछले साल जुलाई में एक व्यापार समझौता किया था, और जब दोस्त हाथ मिलाते हैं तो उसका कुछ ठोस मतलब होना चाहिए। Is a deal. And when friends shake hands, it must mean something. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी यूरोप के ही सुर में सुर मिलाते नजर आए। क्यों नहीं? क्योंकि उनके ऊपर भी ट्रंप के जो खतरे के बादल हैं वो मंडराते दिखते हैं। क्या बोले वो? बोले कि दुनिया को चला रहे पुराने नियम अब खत्म हो चुके हैं। अक्सर देश शांति के नाम पर चुप रहना पसंद करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, टकराव से बचते हैं, ये सोचते हैं कि झुक जाने से सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप मेज पर नहीं बैठे हैं तो समझ लीजिए कि आप मेन्यू में हैं।
कनाडा ग्रीनलैंड से जुड़े टैरिफ का कड़ा विरोध करता है। आर्कटिक में सुरक्षा और समृद्धि के लिए बातचीत होनी चाहिए। बड़े देश अकेले आगे बढ़ सकते हैं, उनके पास बड़ा बाजार होता है, मजबूत सैन्य ताकत होती है और शर्तें तय करने की क्षमता भी होती है। लेकिन मिडिल पावर वाले देशों के पास ये सुविधा नहीं होती। जब हम किसी ताकतवर देश से सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत करते हैं तो हम कमजोर स्थिति में बात करते हैं। जो दिया जाता है वही स्वीकार करना पड़ता है। हम आपस में ही होड़ करते हैं कि कौन ज्यादा झुकने को तैयार है। इसे संप्रभुता नहीं कहा जा सकता, ये संप्रभुता का दिखावा है। मतलब साफ कि अगर बात नहीं कर रहे हैं तो आप भोजन वाली लिस्ट में शामिल हैं, आपका आहार बनाया जा सकता है। बहरहाल, जहां 20 जनवरी को यूरोपियन नेता ट्रंप की धमकियों और दादागिरी के खिलाफ एकजुट होने की बातें कर रहे थे, वहीं 21 जनवरी की सुबह से ही अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ट्रंप के भाषण के लिए माहौल बना रहे थे। उन्होंने अमेरिका के सहयोगी देशों को शांत करने के लिए कुछ बातें कही और ट्रंप की बातों पर उनके रिएक्शन को हिस्टीरिया यानी बेवजह की घबराहट ये करार दे दिया। मैं सबसे यही कहूंगा कि पहले गहरी सांस लें, अपने गुस्से को रोकें, जो कड़वाहट दिख रही है उससे बचें। राष्ट्रपति ट्रंप के आने का इंतजार करें, उनकी बात ध्यान से सुनें, उनके तर्क को समझें। मुझे लगता है कि लोग उनकी बात से काफी हद तक मान जाएंगे। स्कॉट बेसेंट का दावा कि यूरोपियन कंट्रीज को ट्रंप का प्रपोजल पसंद आएगा। डावोस के लिए रवाना होने से पहले ट्रंप ने यह कहा भी था कि उन्हें कुछ ऐसा प्लान बनाया है उन्होंने कि जिससे यूरोप और अमेरिका दोनों ही खुश होंगे। उनकी स्पीच के बाद 22 जनवरी को ईयू एक इमरजेंसी मीटिंग भी करेगा जिसमें वो ट्रंप के टैरिफ और ग्रीनलैंड को लेकर उनके मंसूबे जो हैं उन पर यूरोपियन कंट्रीज का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए ये तय करेगा। तो क्या ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप यूरोप से अमेरिका के रिश्तों को खत्म कर सकते हैं? मतलब कर तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन कैसी संभावना है? और क्या यूरोप ग्रीनलैंड के लिए अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला छोड़ने को तैयार होगा? जानकार इनसाइट शेयर कर रहे हैं। जहां तक यूरोपियन यूनियन के साथ अमेरिका के संबंधों की बात है तो यह हालत यूरोप ने खुद अपनी बनाई है। पिछले 30-40 वर्षों से ये लोग इतना ज्यादा अमेरिका पर निर्भर होते गए हैं हर तरह से, और अमेरिका की हर गलत नीति पे, चाहे वो बाहर में सैंक्शंस लगाने हो, युद्ध करना हो, कुछ भी करना है, सब में ये लोग हाँ में हाँ मिलाते रहे, अभी भी मिला रहे हैं। चाहे वो वेनेजुएला का मसला हो या गाजा का मसला हो या ईरान का मसला हो। तो यूरोप ने अपनी दुर्गति ये खुद की है, और वो जब तक एक अपनी स्वतंत्र नीति नहीं बनाते हैं, जब तक अपनी एकजुटता और अमेरिका पर अपनी निर्भरता से पीछे नहीं हटते हैं, तब तक वे अमेरिका के इस दांव को नहीं रोक पाएंगे। अब ये सवाल है कि अमेरिका क्या बहुत जल्दी ग्रीनलैंड को ले लेगा या इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन वो लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यूरोप आज की स्थिति में यूरोप जो है उसको रोक नहीं पाएगा। और ट्रंप जो हैं वो नाटो को लेके पहले भी, अपने पहले कार्यकाल में भी जो बातें कहते रहे हैं, अभी भी कहते रहे हैं, और यूरोप को लेके उनके वाइस प्रेसिडेंट वो भी, और उनके वाइस प्रेसिडेंट और मंत्री जो बोलते रहते हैं वहाँ के। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका को इस बात की कोई चिंता है कि यूरोपीय संघ या यूरोप के बहुत सारे देश जो हैं उनसे किनारा कर लेंगे। इस बात की परवाह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं है। ट्रंप जो है वो लगातार ग्रीनलैंड को अमेरिका के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के लिए जरूरी बताते आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि रूस और चाइना, इनकी नजर ग्रीनलैंड पे है। उनके जहाज ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं और आइलैंड पर अमेरिका कब्जा इसलिए जरूरी है क्योंकि डेनमार्क इसकी रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन अब रूस ने ट्रंप के इन दावों को खारिज कर दिया है। वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि ग्रीनलैंड नेटो का हिस्सा है और अब इस गठबंधन की असली परीक्षा है। हम किसी भी देश के मामलों में दखल देने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं, हमारा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। चाइना ने भी कह दिया है कि कुछ देशों के एक तरफा फैसले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मूल्य सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। आज की मल्टीलैटरल व्यापार व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। इस तरह की चुनौती पहले कभी नहीं देखी गई। कुछ देश एक तरफा फैसले ले रहे हैं, वो अलग अलग व्यापार समझौते कर रहे हैं। ऐसे कदम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार व्यवस्था को बड़ा नुकसान हो रहा है। चाइना और रशिया ने फिलहाल अपना पक्ष साफ कर दिया है। फैसला करने की बारी ट्रंप और यूरोप की है। फैसला क्या होगा, वक्त के पेट में है।
अभी सुर्खियां। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के 3.5 घंटे के भारत दौरे पर क्या क्या बात हुई थी, यह पता चल गया है। 19 जनवरी को वो भारत आए थे। प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। इस मुलाकात पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच यमन में चल रहे तनाव, ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस, ईरान के हालात और टैरिफ जैसे मुद्दों पर बात हुई। कुछ जरूरी समझौते भी हुए, जैसे कि डिफेंस डील। मिस्री ने कहा कि भारत और यूएई के बीच एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए समझौते का फ्रेमवर्क तैयार करने की दिशा में काम करने की खातिर एक लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किए गए हैं। 19 जनवरी को बीबीसी में छपी रिपोर्ट बताती है कि इंडिया और यूएई के बीच जो डिफेंस समझदारी बनी है वो किसी सैन्य गठबंधन जैसी नहीं है, न तो नाटो के अनुच्छेद 5 जैसा है, और न ही इसमें यह कहा गया है कि एक देश पर हमला होने पर दूसरा देश उसके समर्थन में युद्ध में उतरेगा। इसमें डिफेंस प्रोडक्शन, मिलिट्री ट्रेनिंग, सुरक्षा संवाद और तकनीकी सहयोग जैसे बिंदु शामिल हैं। इसे भरोसे और सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इस डील की तुलना पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट से इसलिए की जा रही है क्योंकि उसमें साफ कहा गया है कि किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा, बिल्कुल नाटो जैसा। अब यूएई का भारत के साथ रणनीतिक रक्षा साझेदारी की ओर बढ़ना उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट रेप सोलू ने बीबीसी को बताया कि सऊदी अरब ने न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान से समझौता किया, जिसके बदले यूएई भारत के साथ अब अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। अलग अलग संबंध बन रहे हैं। अगली सुर्खी जापान से आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के मामले में फैसला आ गया है। नारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 21 जनवरी 2026 को इस मामले के दोषी तेत्सुया यामागामी को उम्र कैद की सजा सुनाई। यामागामी ने 8 जुलाई 2022 को शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या की थी। तेत्सुया यामागामी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ट्रायल चला और अब फैसला आया है। यामागामी के वकीलों ने अदालत से नरमी की मांग की थी। दलील दी कि यामागामी खुद धार्मिक शोषण का शिकार रहा है, इसलिए उसे 20 साल से ज़्यादा की सजा न दी जाए। वकीलों का कहना था कि यामागामी का गुस्सा यूनिफिकेशन चर्च के खिलाफ था। अदालत को बताया गया कि यामागामी के पिता की मौत के बाद उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई क्योंकि उसकी मां ने पिता के लाइफ इंश्योरेंस से मिला पैसा और दूसरी संपत्तियां चर्च को दान कर दी थी। यह रकम करीब 10 करोड़ येन थी, यानी 5 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास। इसी वजह से यामागामी के मन में चर्च के लिए नफरत पैदा हो गई थी, जो धीरे धीरे मानसिक दबाव में बदलती गई। यामागामी का मानना था कि अगर वो शिंजो आबे जैसे बड़े नेता की हत्या करता है तो लोगों का ध्यान चर्च पे जाएगा, लेकिन स्पष्ट है कि कोर्ट ने इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया था। अगली सुर्खी बांग्लादेश से। 12 फरवरी आम चुनाव होने हैं इस दिन। 2024 के जो जुलाई में प्रोटेस्ट हुए थे देश में, उसमें चुनी हुई शेख हसीना की सरकार को हटा दिया गया था। उसके बाद ये तारीख मुकर्रर हुई एक लंबे समय बाद। आपको पता ही है कि एक अंतरिम सरकार बनी हुई थी जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस थे। उन्होंने 19 जनवरी को जनता से अपील की थी। यूनुस ने आने वाले रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह में सरकार के सुधार पैकेज के समर्थन में वोट देने को कहा। इस मसौदे का सबसे बड़ा प्रस्ताव प्रधानमंत्री के कार्यकाल से जुड़ा है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को 10 साल से ज़्यादा समय तक का प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। जनमत संग्रह 12 फरवरी को आम चुनावों के साथ ही कराया जाएगा, ऐसी सूचना है। अपने भाषण में यूनुस ने कहा कि यह प्रधानमंत्री कार्यालय में दशकों से जमा होती ताकत को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा, इसीलिए हाँ में ही वोट डालें। यह पहल ऐसे समय आई जब बांग्लादेश में 14 साल तक शेख हसीना ही प्रधानमंत्री रहीं। इस दौरान विपक्ष और नागरिक संगठनों ने उनकी सरकार पर आरोप लगाया कि शेख हसीना ने सत्ता का केंद्रीकरण कर रखा है, जिससे लोकतांत्रिक सिद्धांत कमजोर हो चुके हैं। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।